Linkages in economic development. This is the reading by A.O. Harshman. In this reading, he is talking about several kinds of linkages. He starts by talking about strategy of unbalanced growth. वो ये कहते हैं कि जो अनबैलेंस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ आज की इन्वेस्टमेंट और उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इमीडिएट इंक्रीज इन आउटपुट को ही ध्यान में नहीं रखती. अनबैलेंस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी में और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी होंगी. वो इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकती हैं, वो इन्वेस्टमेंट और फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी हो सकती है. सो जब अनबैलेंस ग्रोथ की स्ट्रैटेजी है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट कैन ऑल्सो क्रिएट फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो. दैट इज वन थिंग. व्हाट आर द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिंकेजेस? पहली लिंकेज इज द बैकवर्ड लिंकेज. मान लीजिए मैंने कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया, उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए भी रॉ मटेरियल तो यूज होगा. If there is a demand for finished product, there is going to be demand for the raw material also. So जब इन्वेस्टमेंट्स आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए करी हैं, तो एक साथ इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल्स को बनाने के लिए भी होने लग जाए, वो बैकवर्ड लिंकेज है. पहले डिमांड फिनिश्ड प्रोडक्ट की आई, उसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की भी डिमांड बढ़ने लगी एंड इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर के अंदर भी डेवलप होने लगा. दिस इज बैकवर्ड लिंकेज. फॉरवर्ड लिंकेज इज मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करी दैट यू आर यूजिंग एज एन इनपुट इन योर प्रोडक्शन, दैट इज फॉरवर्ड लिंकेज. बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ एक तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि जो इनकम्बेंट मोनोपोलिस्ट होते हैं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर्स हैं, वो हो सकता है कई बार ऐसा ना चाहें कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी बन जाए. दे वुड रादर वांट कि हम तो इंपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं. मे भी हो सकता है उनको अच्छा प्राइस मिल रहा हो या क्वालिटी कंसर्न्स हो. लेकिन बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए स्टेट यानी कि गवर्नमेंट बहुत इच्छुक हो सकती है. दे वुड वांट कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री टू बी देयर इन द कंट्री. स्टेट कंसर्न हो सकती है बैकवर्ड लिंकेजेस को डेवलप करने के लिए. फॉरवर्ड लिंकेजेस तो जैसे जैसे डिमांड बढ़े, आप और प्रोड्यूसर और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाते चले जाएं, वो डाइवर्सिफाई करें अपने मार्केट को. यहां पे स्टेट में नॉट बी मच कंसर्न अबाउट डेवलपिंग फॉरवर्ड लिंकेजेस. एक स्टडी हुई 1970s में, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर लैटिन अमेरिका. इसमें उन्होंने इनपुट आउटपुट टेबल्स यूज करे फॉर 1 or 2 years 1970s में जो अवेलेबल थे फॉर द कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका. उसमें से कुछ कंट्रीज लेस इंडस्ट्रियलाइज थी, कुछ कंट्रीज मोर इंडस्ट्रियलाइज थी. उन्होंने ये देखना चाहा था कि व्हाट आर द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे थे आउटपुट से ज्यादा. तो उन्होंने ये पाया कि जब जो लेस इंडस्ट्रियलाइज नेशंस थे, वहां पे जब इन्वेस्टमेंट स्मॉल फर्म्स में ज्यादा करी गई तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ी, बिकॉज ये स्मॉल फर्म्स ज्यादा लेबर इंटेंसिव थी. दूसरी तरफ उन्होंने पाया कि जब मोर इंडस्ट्रियलाइज नेशंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई, तो उधर इन मोर इंडस्ट्रियलाइज नेशन में जो बहुत ही ब्रॉडर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, जो लिंकेजेस थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे बिटवीन द फर्म्स. तो बहुत ज्यादा इस बात का फर्क नहीं पड़ा कि आपने इन्वेस्टमेंट स्मॉल फर्म में करा है कि लार्ज फर्म, बिकॉज अगर आपने लार्ज फर्म में भी करा है देन ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट वॉज इंक्रीजिंग. लिंकेजेस इन इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखिए फॉर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज, फॉर दोज हु आर कमिंग लेट टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, it was essential for them that they develop their backward linkages. It was essential for them to develop their capital goods industry, to develop their raw material industry. अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई इंडस्ट्रियल डेप्थ पानी थी तो उनको बैकवर्ड लिंकेजेस पे ध्यान देना ही था. नहीं तो क्या होता, उनको फिर से इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना होगा, वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज कंट्री से बाहर जाएगा. तो इसलिए इंपॉर्टेंट था
कि जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस है या जो लेट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं वो बैकवर्ड लिंकेजेस को प्रॉपर्ली डेवलप करें। तो कहानी ऐसी चली कि दे हैड टू, आई मीन, ये लेट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को बैकवर्ड लिंकेजेस डेवलप करनी पड़ी। ये कौन डेवलप कर रहे थे? ये जो बैकवर्ड लिंकेजेस को डेवलप करने का जिनके पास पैसा भी था, वो कोई मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, वो तो ट्रेडर्स थे, वो तो इंपोर्टर्स थे। लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमी में प्रॉब्लम होने लगी, किस चीज की प्रॉब्लम होने लगी? कि उनके पास वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज कम होने लगा, उसकी वजह से दे वर फोर्स्ड कि भैया रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को डेवलप करो, अदरवाइज फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं, आप इंपोर्ट कर नहीं सकते, तो आपको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तो डेवलप करनी पड़ेगी। इसका ही अर्थ है कि जो इंपोर्टर्स थे, जो कि ट्रेडर्स थे, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, उनको इंडस्ट्रियलाइज करने में। ये ट्रेडर्स थे कौन? ये ट्रेडर्स थे रीसेंट इमिग्रेंट्स, ये ट्रेडर्स थे फॉरेन फर्म्स। तो जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे वो कम थे इन इंडस्ट्री, इन कंट्रीज के अंदर, जो न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि बहुत वीकर नेशनल बूर्जुआ डेवलप हो रहा था। ऐसी कोई नेशनलिस्ट कैपिटलिस्ट क्लास नहीं थी जो अपनी कंट्री की कैपिटल को ओन कर रहा था। ये तो इमिग्रेंट्स थे, ये तो फॉरेन फर्म्स थी, तो ये इनकी कंट्री तो नहीं थी। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। यू गेटिंग द प्रॉब्लम इन लिंकेजेस। प्रॉब्लम आई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो इनको रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ा। ये इंडस्ट्री भी किनके द्वारा डेवलप हुई? फॉरेन फर्म्स के द्वारा डेवलप हुई, इमिग्रेंट्स के द्वारा डेवलप हुई। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो वीकर नेशनल बूर्जुआ हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कैपिटलिस्ट क्लास नहीं डेवलप हुई। What was all this? This was import substitution industrialization, no? This was import substitution industrialization. What was all this? This was import substitution industrialization. तुम यही तो कर रहे थे ना कि instead of relying on imports, तुमको अपनी ही कंट्री में रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मैंने अभी भी बताया कि ये कौन डेवलप कर रहा था रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज? ये जो पहले इंपोर्टर्स थे। ये इंपोर्टर्स कौन थे? ये इमिग्रेंट्स थे, ये फॉरेन फर्म्स थी। तो हुआ क्या? देयर वाज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। किन के हाथ में थी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन? इन द हैंड्स ऑफ फैमिली ग्रुप्स एंड फर्म्स, राइट? वर्टिकली इंटीग्रेटेड फैमिली ग्रुप्स एंड फर्म्स। बिकॉज ये फर्म्स जो थी ये फिनिश्ड गुड्स बना रही थी, इनके पास बहुत ज्यादा इंसेंटिव था कि ये अपस्ट्रीम फर्म्स को भी कंट्रोल करें। अपस्ट्रीम फर्म्स को कंट्रोल करने का अर्थ क्या है? मतलब कि जो फर्म्स इनको इनपुट्स सप्लाई कर रही हैं, या तो ये खुद बनाएं इनपुट्स या फिर उनको कंट्रोल करें। All of this has led to the concentration of industrial production. किन के हाथ में? इनके हाथ में। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज हैं जो कि सारे पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को गवर्न करती हैं, राइट? इनको डेफिनेटली, क्योंकि इनको अपस्ट्रीम फर्म्स को खरीदना है या फिर रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को बनाना है, तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता रहती है। किसके द्वारा? बैंक्स के द्वारा। लेकिन वो सपोर्ट मिलने में, वो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री बनने में काफी टाइम लग जाता है। ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। फिर ये फर्म्स, ये फैमिली ग्रुप फर्म्स थी कौन? ये फॉरेन फर्म्स थी, ये इमिग्रेंट्स थे। तो मतलब मेरे इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में मेनली इमिग्रेंट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है और फॉरेन फर्म्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो जो गवर्नमेंट है, क्या वो देखती रहेगी बस? ये गवर्नमेंट अपने आप से ऐसा नहीं चाहेगी कि ये जो मोनोपोलीज क्रिएट कर रहे हैं,
ये मोनोपोलीज क्रिएट ना कर पाए। क्योंकि ये मोनोपोलीज कैसे ना क्रिएट कर पाए, स्टेट इंटरवीन करे। कैसे इंटरवीन करे? स्टेट और ज्यादा इंसेंटिवाइज करे लोकल प्रोड्यूसर्स को कि आप रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज बनाइए। अगर इनके कंपटीशन में वो खड़े हो जाएंगे देन इनकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। दैट वाज वन थिंग। स्टेट इंटरवेंशन हुआ। अब लेकिन इसके कोई भी हर चीज, हर पॉलिसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। सो इसका मतलब यह है कि आप पुश कर रहे हैं कि जो हमारे घर में बना हुआ सामान है आप वही एज एन इनपुट को यूज करिए। स्टेट कई तरह से इंटरवीन कर सकती है। एक तरह से तो वो इंसेंटिवाइज कर सकती है प्रोड्यूसर्स को कि जी आप प्रोड्यूस करिए जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, या फिर वो इंपोर्ट से बहुत टैरिफ लगा सकते हैं। लेकिन जो कई लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको ये लगता था कि ये ठीक बात नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। आप हमारे को फोर्स कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल्स को ही बने हुए यूज करें, हमारे को और अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल चाहिए। तो वहीं पे ना कभी कभी रेजिस्टेंस टू बैकवर्ड लिंकेज भी आता था, राइट। देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस इन एक्सपैंडिंग द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। देखिए पहला तो यही कि आपकी कंट्री में मार्केट साइज ही बहुत स्मॉल हो, हाँ, कैपिटल की शॉर्टेज हो, आप अभी भी दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्नोलॉजिकल नो एंड हाउ के लिए। तो इन सारी कंडीशंस में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप होंगी? फिर बात आती है कि क्रिटिक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन की। ओडेनल ने 1975 में कहा कि आप अगर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को देखें 60s में और अर्ली 70s में, जहां पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत पुश मिला, तो वहां पे देखने को मिलता है कि ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, बहुत अथॉरिटेरियन रिजाइम्स आई। बट दिस हैज बिन नॉट एक्सेप्टेड मच कि आप बहुत ज्यादा इसको इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ नहीं सकते। फिर दूसरा एक क्रिटिक आया, न्यू क्लासिकल क्रिटिक। वो ये कहते हैं कि देखिए मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है। क्यों है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज? आप इस इच्छा में कि मेनली सारे रॉ मटेरियल्स अपनी कंट्री में प्रोड्यूस हो जाएं, आप अपनी कंट्री के इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन इज मच हायर। इससे क्या होता है? इससे जनरली इनएफिशिएंसीज बढ़ती हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रीज को लगता है कि हमारे को किसी से कंपीट करने की आवश्यकता ही नहीं। पहली बात तो ये। और दूसरी बात, अगर आप बहुत पुश कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्रीज डेवलप हो, तो क्या आप हमेशा ही पुश करते रहेंगे? क्या आप उनको ग्लोबल मार्केट में कंपीट नहीं होने देंगे? क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि जैसे जैसे लोकल इंडस्ट्रीज मैच्योर हो आप उनकी प्रोटेक्शन को थोड़ा कम करें? लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन में तो है कि आप मैक्सिमम चीजें अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करें, ऐसा नहीं होता है, राइट। So these are the few points which I wanted to discuss. I think I'll take one more class for this particular reading. I hope this was useful to you. You will have to read the text. The text is little difficult if you read it carefully. So you can just use the recording and start reading the text and make notes alongside, right? Thank you, beta.